फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू मार्गदर्शन द लर्निंग वर्ल्ड में प्रस्तुत है यूथ कंपटीशन नागरिक साथ श्रृंखला का प्रैक्टिस सेट। यह वीडियो सीरीज विशेष रूप से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग एवं अन्य परीक्षा संस्थानों द्वारा आयोजित टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, जीडीसी, एलटी ग्रेड, नेट, सेट, जेआरएफ परीक्षा की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह इस श्रृंखला का 10वां भाग है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, किसने कहा है कि राजनीति विज्ञान का अंत और प्रारंभ राज्य के साथ होता है? तो ये फेमस कथन गार्नर का है। गार्नर कहते हैं कि राजनीति शास्त्र का आरंभ और अंत राज्य के साथ होता है। ऐसे ही आर.एन. गिलक्राइस्ट ने कहा है कि राजनीति विज्ञान का राज्य और सरकार की सामान्य समस्याओं से संबंध होता है। ऐसे ही डिमार्क का कथन है कि राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य तथा उसके यंत्र सरकार से होता है। दूसरा प्रश्न है, भारत का संविधान किस प्रकार के अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है? आपके ऑप्शंस हैं केवल धार्मिक अल्पसंख्यक, केवल भाषाई अल्पसंख्यक, या फिर धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक दोनों, या फिर धार्मिक, भाषाई और नृजातीय अल्पसंख्यक। सही उत्तर है कि भारत का संविधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है। भारत के संविधान के आर्टिकल 29 के तहत धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करता है। आर्टिकल 30 में अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग किया गया है, परंतु भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक शब्द परिभाषित नहीं है। तीसरा प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में किन 3 शब्दों को जोड़ा गया है? वो शब्द हैं समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। यह प्रावधान भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में वर्णित है? तो ये प्रावधान है आर्टिकल 20 में कि किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 20 में वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसने राज्य को एक ऐसा संगठन माना है जो सर्वसाधारण को यथासंभव बड़े से बड़े पैमाने पर सामाजिक हित की सिद्धि में सहायता देता है? तो ऐसा मानना है प्रोफेसर लास्की का कि राज्य एक ऐसा संगठन है जो सर्वसाधारण को यथासंभव बड़े से बड़े पैमाने पर सार्वजनिक या सामाजिक हित की वृद्धि में सहायता देता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसने यह विचार दिया था कि चूंकि समाज का स्वरूप संघात्मक है, इसलिए सत्ता का स्वरूप भी संघात्मक होना चाहिए? आपके ऑप्शंस हैं लास्की, मैकाइवर, जेडीएच कोल या फिर गार्नर। तो ये फेमस कथन भी लास्की का है। लास्की एक बहुलवादी विचारक हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए रिट जारी कर सकता है कौन सा न्यायालय? आपके ऑप्शंस हैं जिला न्यायालय, केवल सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति या फिर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों। तो ऑप्शन डी
रिट जारी करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को ही है। उच्चतम न्यायालय आर्टिकल 32(2) के तहत तथा उच्च न्यायालय आर्टिकल 226(1) के तहत रिट जारी कर सकता है। यह रिट 5 प्रकार के होते हैं: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार भिक्षा एवं उत्प्रेषण। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से कौन एक बहुलवादी विचारक नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं: कोल बहुलवादी विचारक हैं, बार्कर बहुलवादी हैं और लास्की भी बहुलवादी हैं। इसमें जॉन ऑस्टिन बहुलवादी विचारक नहीं है, तो विकल्प बी सही होगा। अगला प्रश्न है, परायेपन की संकल्पना कार्ल मार्क्स ने अपनी किस पुस्तक में दी है? दास कैपिटल में नहीं दिया है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में नहीं है, जर्मन आइडियोलॉजी में नहीं है। इन्होंने एलिनेशन की बात द इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिकल मैन्युस्क्रिप्ट में की है। अगला प्रश्न है, क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार एवं लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में वर्णित है? आपके ऑप्शंस हैं आर्टिकल 72, आर्टिकल 161, आर्टिकल 162 या फिर आर्टिकल 123। तो सही उत्तर होगा 161। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 में राज्यपाल को क्षमादान देने की शक्ति प्राप्त है। वह राज्य विधि के तहत किसी अपराध में सजा प्राप्त व्यक्ति को वह क्षमादान कर सकता है या दंड को स्थगित कर सकता है। वह मृत्युदंड की सजा को माफ नहीं कर सकता। चाहे किसी को राज्य विधि के तहत मौत की सजा भी मिली है तो भी उसे राज्यपाल की बजाय राष्ट्रपति से क्षमा की याचना करनी होगी, लेकिन राज्यपाल इसे स्थगित कर सकता है या पुनर्विचार के लिए कह सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 है और इस प्रश्न में सही सुमेलित युग्म की पहचान करना है। तो चलिए देखते हैं। नाजीवाद फ्रांस से नहीं संबंधित है, बीट समाजवाद इंग्लैंड से संबंधित है, जर्मनी से नहीं। फासिज्म इटली से संबंधित है, तो सही विकल्प बी होगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा में शांति के लिए एकता प्रस्ताव किस वर्ष अपनाया गया था? आपके ऑप्शंस हैं 1950, 1951, 1967 या फिर 1977। तो 3 नवंबर 1950 को शांति के लिए एकता प्रस्ताव पारित किया गया था। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कार्याधिकारियों पर विचार करिए और प्राथमिकता के आधार पर इनका सही क्रम निर्धारण होगा। तो सबसे पहले कौन आता है? सबसे पहले आते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसके बाद आते हैं केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, उसके बाद आते हैं मुख्य निर्वाचन आयोग और उसके बाद आते हैं कैबिनेट सचिव। इस प्रकार सही क्रम होगा 4, 3, 2, 1। प्रश्न है, द मॉडर्न स्टेट नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? आपके ऑप्शंस हैं मैकाइवर, ओपेनहाइमर, मैकियावेली या फिर MP फॉलेट।
द मॉडर्न स्टेट जो 1926 में पब्लिश हुई थी, ये आर.एम. मैकाइवर की प्रसिद्ध पुस्तक है। मैकाइवर की अन्य पुस्तकें हैं द वेव ऑफ गवर्नमेंट जो 1947 में आई थी, और एलिमेंट ऑफ सोशल साइंस जो 1921 में पब्लिश हुई थी। अगला प्रश्न है, सही ऐतिहासिक कालानुक्रम बताना है। तो पहले कौन सी घटना हुई थी उसको पहले रखना है, और बाद में हुई घटना को बाद में रखकर सही कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन करना है। तो आइए देखते हैं। गोलमेज सम्मेलन ये 1930 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की संरचना 1885 में, और साइमन कमीशन 1928 में आया था। तो सबसे पहले साइमन कमीशन, फिर गोलमेज सम्मेलन, फिर भारत छोड़ो आंदोलन, सबसे पहले कांग्रेस की स्थापना, उसके बाद साइमन कमीशन, फिर गोलमेज सम्मेलन, और लास्ट में क्विट इंडिया मूवमेंट। यानी सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 3 4 1 2। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारतीय संविधान में संघ राज्य प्रशासनिक संबंध निम्न में से किस आर्टिकल के अंतर्गत वर्णित है। तो संघ राज्य प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के आर्टिकल 256 से 263 के अंतर्गत वर्णित है। भारतीय संविधान के पार्ट 11 में अनुच्छेद 245 से 255 तक केंद्र राज्य विधायी संबंधों की चर्चा की गई है, जबकि वित्तीय संबंध का उल्लेख संविधान के पार्ट 12 में आर्टिकल 268 से 293 में की गई है। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि राज्य की उत्पत्ति जीवन के लिए हुई है और उसका अस्तित्व सद जीवन के लिए बना हुआ है। तो ये फेमस कथन है अरस्तु का। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रभु सत्ता के कानूनी सिद्धांत के प्रतिपादन का श्रेय किसे दिया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं बेंथम, लॉक, बोंडा या फिर ऑस्टिन को। तो प्रभु सत्ता के कानूनी सिद्धांत का प्रतिपादन का श्रेय जाता है ऑप्शन डी, ऑस्टिन को। क्वेश्चन नंबर 19 है, किसका मत है कि मनुष्य को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जा सकता है। तो ये मत है रूसो का। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न है कि कौन भारत के संविधान का अभिरक्षक है। यानी आपके ऑप्शंस है भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, लोकसभा का सचिवालय या फिर भारत का सर्वोच्च न्यायालय। तो ऑप्शन डी, भारत का सुप्रीम कोर्ट जो है भारत के संविधान का अभिरक्षक है। सर्वोच्च न्यायालय संविधान का अंतिम व्याख्याकर्ता और अर्थ विवेचन करता है। यह संविधान में निहित प्रावधानों तथा उसमें उपयोग की गई शब्दावली की भावना एवं निहितार्थ के विषय में अंतिम पाठ कथन प्रस्तुत कर सकता है। प्रश्न है, किसने मताधिकार के लिए योग्यता का समर्थन किया है। आपके ऑप्शंस हैं बेंथम, जे.एस. मिल, टी.एच. ग्रीन या फिर बार्कर। तो मताधिकार के लिए योग्यता का समर्थन किया है जे.एस. मिल ने।
जे.एस. मिल रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट का समर्थन करते हैं और वह स्त्रियों सहित सभी व्यक्तियों को मताधिकार प्रदान करने के पक्ष में हैं, लेकिन उनका विचार है कि मतदाताओं में कुछ योग्यताएं अवश्य होनी चाहिए। मिल अनुभव करता है कि सभी व्यक्तियों के मत का मूल्य समान नहीं होता और अज्ञानी, मूर्ख एवं उदासीन प्रवृत्ति के व्यक्तियों की तुलना में बुद्धिमान, शिक्षित तथा उच्च गुणों वाले व्यक्तियों को मताधिकार की अधिक शक्ति प्राप्त होनी चाहिए। मिल का कथन है कि मैं इस बात को नितांत अनुचित मानता हूं कि कोई व्यक्ति लिखने पढ़ने की योग्यता प्राप्त करने के पूर्व ही मतदान में भाग ले सके। मताधिकार को सार्वभौम बनाने के पूर्व सभी को शिक्षा प्रदान करना नितांत आवश्यक है। अगला प्रश्न है, किसने लिखा है कि एक संतुष्ट सुअर की अपेक्षा एक असंतुष्ट सुकरात होना अच्छा है? तो ये कथन है जे.एस. मिल का। बेंथम के सुखों की मात्रात्मक समानता के विरुद्ध मिल ने कहा कि सभी सुखानुभूति उसी प्रकार एक समान नहीं होती जैसे सुकरात का असंतोष किसी सुअर के संतोष की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। प्रसन्नता व सुख में अंतर होता है। मिल के अनुसार सुखों में मात्रात्मकता के साथ साथ गुणात्मक अंतर भी होता है। अतः मिल का प्रसिद्ध कथन है, एक संतुष्ट सुअर की बजाय असंतुष्ट सुकरात ज़्यादा अच्छा है। अगर हम जे.एस. मिल के प्रमुख रचनाओं की बात करें तो वो है सिस्टम ऑफ लॉजिक जो 1843 में पब्लिश हुई थी, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी जो 1848 में पब्लिश हुई थी, ऑन लिबर्टी आई थी 1859 में, और कॉन्सेंट्रेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट 1861 में आई थी। यूटिलिटेरियनिज्म भी इनकी पुस्तक है और द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन भी इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। जे.एस. मिल को प्रथम व्यक्तिवादी तथा अंतिम उपयोगितावादी विचारक कहा जाता है। जे.एस. मिल महिला मताधिकार और भारत मतदान का प्रबल समर्थक हैं। प्रश्न है कि किस चिंतक ने कहा है कि राज्य व्यक्ति का वृहद रूप है? आपके ऑप्शंस हैं प्लेटो, अरस्तु, हॉब्स और रूसो। तो ये फेमस कथन है प्लेटो का कि राज्य व्यक्ति का वृहद रूप है। स्टेट इज एन इंडिविजुअल रिट लार्ज। प्लेटो व्यक्ति और राज्य में पिंड और ब्रह्मांड का संबंध स्वीकार करता है। इसका तात्पर्य है कि व्यक्ति में जो गुण और विशेषताएं थोड़ी मात्रा में पाई जाती हैं वही विशाल रूप से राज्य में पाई जाती हैं। राज्य व्यक्ति की विशेषताओं का विराट रूप है। प्लेटो के अभिमत में राज्य किसी वृक्ष या चट्टान से नहीं परंतु उसमें निवास करने वाले व्यक्तियों के चरित्र से बनता है। मनुष्य के गुणों का अध्ययन उसमें निर्मित राज्यों के अध्ययन से हो सकता है। अगला प्रश्न है, किस विचारक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य बुद्धि या तर्क के बजाय भावनाओं से संचालित होता था? आपके ऑप्शंस हैं रूसो, हॉब्स, लॉक या फिर बेंथम। तो ये मानना है रूसो का कि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य बुद्धि या तर्क के बजाय भावनाओं से संचालित था। रूसो ने अपने लेख डिस्कोर्सेस ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी जो 1755 में पब्लिश हुई थी उसमें कहते हैं कि प्राकृतिक अवस्था में मानव का वर्णन नागरिक समाज के उदय के पहले की स्थिति है। इस अवस्था में मनुष्य एक भद्र वन्य प्राणी यानी नोबल सैवेज था। न अच्छा न बुरा, न झगड़ा था, न सामूहिक जीवन, न भाषा थी, न कला,
न विज्ञान थी और न ही मनुष्य सुखी था, न ही दुखी। वह भद्र जंगली तर्क से दिशा निर्देशित न होकर दो मूल प्रवृत्तियों से निर्देशित होता था। पहला है आत्म प्रेम यानी आत्म संरक्षण की मूल प्रवृत्ति, और दूसरा है सहानुभूति यानी कि दूसरे के प्रति उदारता। मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में इन्हीं दो मूल प्रवृत्तियों से निर्देशित होता था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि ग्राम सभा ग्राम स्तर पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन कर सकेगी जो किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा विधि द्वारा उपबंधित किया जाए? यह भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में वर्णित है? आपके ऑप्शंस है आर्टिकल 243 ए, 243 बी, 243 सी या फिर 243 डी। सही उत्तर है आर्टिकल 243 ए। यह वर्णित करता है कि ग्राम सभा ग्राम स्तर पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन कर सकेगी जो किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा या विधि द्वारा उपबंधित किया जाएगा। 243 डी में है पंचायतों का गठन, वहीं 243 ग में है पंचायतों की संरचना का वर्णन और 243 ग में है पंचायतों में स्थानों का आरक्षण। क्वेश्चन नंबर 26 है कि राष्ट्रीय विकास परिषद के गठन में कौन सम्मिलित है? राष्ट्रीय विकास परिषद के गठन में कौन कौन सम्मिलित है? आपके ऑप्शंस हैं प्रधानमंत्री सम्मिलित हैं, वित्त आयोग के अध्यक्ष सम्मिलित नहीं हैं, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री सम्मिलित हैं और चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी सम्मिलित हैं। यानी सही उत्तर होगा 1, 3, 4। राष्ट्रीय विकास परिषद में प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री शामिल होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952 में भारत सरकार के कार्यकाल राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952 में भारत सरकार के कार्यकारी राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952 में भारत सरकार के कार्यपालकीय संकल्प द्वारा की गई थी, जिसकी अनुशंसा प्रथम पंचवर्षीय योजना में की गई थी और एनडीसी का गठन में सम्मिलित होते हैं भारत के प्रधानमंत्री, इसके प्रमुख या अध्यक्ष होते हैं। समस्त संघीय केंद्रीय मंडल के मंत्री भी शामिल होते हैं इसमें, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भी आते हैं और सभी संघीय क्षेत्रों के मुख्यमंत्री या प्रशासक शासक भी आते हैं। 1 जनवरी 2016 को यह समाचार मिला कि मोदी सरकार ने राष्ट्रीय विकास परिषद को भंग करने या समाप्त करने या इसकी शक्तियों को नीति आयोग की शासी परिषद या गवर्निंग काउंसिल को अंतरित करने का निर्णय लिया है, किंतु अभी तक इसे समाप्त करने के संबंध में कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है, यह किसका कथन है कि संप्रभुता नागरिकों और प्रजाजनों के ऊपर विधि द्वारा अमर्यादित राज्य की सर्वोच्च सत्ता है या शक्ति है? तो ये फेमस कथन है जीन बोधा का। जीन बोधा के अनुसार सामाजिक जीवन के अन्य संगठनों की तुलना में राज्य का विशेष लक्षण उसकी संप्रभुता है। संप्रभुता की परिभाषा बोधा ने इन शब्दों में की है कि संप्रभुता नागरिकों और प्रजाजनों के ऊपर एक सर्वोच्च शक्ति है जो विधियों द्वारा मर्यादित नहीं की जा सकती। इसका तात्पर्य है
कि राजा अपने नागरिकों और प्रजाजनों पर किसी प्रकार का कोई भी कानून बनाने का अधिकार रखता है। वह उन्हें मनमाने आदेश दे सकता है और अपने प्रदेश में जैसी चाहे वैसी व्यवस्था कर सकता है। इन विषयों के संबंध में उस पर किसी कानून या नियम का प्रतिबंध नहीं है। उसकी इच्छा ही सबसे बड़ा कानून है और उसकी शक्ति ही सर्वोच्च शक्ति है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो आर्टिकल है 75। सरकार की संसदीय व्यवस्था की कार्यप्रणाली का मौलिक सिद्धांत उसके सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत है। आर्टिकल 75 स्पष्ट रूप से कहता है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। इसका अर्थ यह है कि सभी मंत्रियों की उनके सभी कार्यों के लिए लोकसभा के प्रति संयुक्त जिम्मेदारी होगी। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी? आपके ऑप्शंस हैं बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, लाला लाजपत राय या फिर महात्मा गांधी। तो ऑप्शन सी लाला लाजपत राय ने कहा था कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी। यह बात लाला लाजपत राय ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक यंग इंडिया जो 1916 में पब्लिश हुई थी उसमें लिखा था। अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 352 में भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा आंतरिक अशांति के स्थान पर सशक्त विद्रोह शब्द का प्रयोग किया गया? तो वो संविधान संशोधन है 44वां संविधान संशोधन। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न है, भारत के संविधान की निम्न में से किस अनुसूची में दल बदल निषेध से संबंधित प्रावधान सन्निहित है? तो दल बदल प्रतिषेध की बात करता है 10वीं अनुसूची। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। इस अनुसूची में दल बदल विरोधी अधिनियम का उल्लेख किया गया है, जिसके द्वारा विधायकों अथवा सांसदों को सदन के किसी अन्य सदस्य की याचिका के आधार पर विधानसभा या संसद के पीठासीन अधिकारी द्वारा दल बदल के आधार पर अयोग्य ठहराया जा सकता है। दल बदल के आधार पर अयोग्यता के प्रश्न पर निर्णय सदन के अध्यक्ष को लेना होता है और उसका निर्णय अंतिम होता है। यह कानून संसद और राज्य विधानसभाओं दोनों पर लागू होता है। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो आइए देखते हैं। हीगल का संबंध है मेटाफिजिकल से। ऑप्शन डी ऑस्टिन का संबंध है, ऑस्टिन को छोड़ते हैं। मैकाइवर का संबंध है समाजशास्त्र से। गार्नर का संबंध है विवरणात्मक से। तो इस प्रकार ऑस्टिन यानी जुडिशियल से संबंधित है। इस प्रकार सही विकल्प बी होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है कि सब कुछ राज्य के भीतर
राज्य के बाहर कुछ नहीं और राज्य के विरुद्ध कुछ नहीं। यह कथन इंगित करता है किस राज्य को? कल्याणकारी राज्य को, सर्वाधिकारवादी राज्य को, प्रजातांत्रिक राज्य को या वर्ग व्यवस्था को? तो ये वाक्य जो है सर्वाधिकारी राज्य को इंगित करता है। सर्वाधिकारी राज्य वह है जो राज्य की शक्ति को एक ही जगह केंद्रित करने में विश्वास करता है और लोगों के जीवन के सभी पक्षों पर पूर्ण या लगभग पूर्ण नियंत्रण स्थापित करने का समर्थन करता है। सब कुछ राज्य के भीतर, राज्य के बाहर कुछ नहीं है और राज्य के विरुद्ध कुछ नहीं है। यह सर्वाधिकारवादी राज्य का उदाहरण है। थेसीमेकस का कथन है न्याय शक्तिशाली का हित है। बोधा का कथन है अधिकतम शक्तियों से डकैतों का समूह निर्मित हो सकता है, न कि राज्य। टीएच ग्रीन का कथन है इच्छा न कि शक्ति राज्य का आधार है। और माओ का कथन है शक्ति बंदूक की नली से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 35 है नौकरशाही शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? नौकरशाही शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1746 में एक फ्रांसीसी अर्थशास्त्री विंसेंट डी कॉर्नो ने किया था। उन्होंने कहा कि फ्रांस में हमारी एक बीमारी है जो हमें तबाह कर रही है। यह बीमारी ब्यूरोमेनिया है। अगला प्रश्न है किसने कहा कि स्वतंत्रता अतिशासन का विरोधी है? तो ये कथन है सीले का। सीले कहते हैं कि स्वतंत्रता अतिशासन का विरोधी है। अगला प्रश्न है कि किस अधिनियम के द्वारा भारतीय प्रांतों में द्वैध प्रशासन की स्थापना की गई? तो भारतीय प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा स्थापित की गई थी। इसने प्रांतीय विषयों को दो भागों में विभाजित किया, हस्तांतरित और आरक्षित विषय। हस्तांतरित विषयों पर गवर्नर का शासन होता था और इस कार्य में वह उन मंत्रियों की सहायता लेता था जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे। दूसरी ओर आरक्षित विषयों पर गवर्नर कार्यपालिकी परिषद की सहायता से शासन करता था जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। शासन की इस दोहरी व्यवस्था को द्वैध शासन व्यवस्था कहा जाता है। द्वैध शासन का सिद्धांत सबसे पहले लियोनेल कार्टिस नामक अंग्रेज ने प्रतिपादित किया था। क्वेश्चन नंबर 38 है 1963 में लोकपाल शब्द का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था? एलन सिंघवी ने सर्वप्रथम 1963 में लोकपाल शब्द का प्रयोग किया था। हालांकि लोकपाल यानी ओम्बुड्समैन संस्था का आधिकारिक शुरुआत 1809 में स्वीडन में हुई थी। भारत में संवैधानिक ओम्बुड्समैन का विचार सर्वप्रथम 1960 के दशक के शुरुआत में कानून मंत्री अशोक कुमार सेन ने संसद में प्रस्तुत किया। 1963 में लोकपाल शब्द प्रतिपादन सर्वप्रथम प्रख्यात विधिवेत्ता डॉक्टर एलन सिंघवी ने पेश किया था। अगला प्रश्न है कि हर राज्य की पहचान इस बात से होती है कि उसने किन अधिकारों को मान्यता दे रखी है। राज्य अधिकारों को जन्म नहीं देता बल्कि उन्हें मान्यता प्रदान करता है। यह कथन किसका है? ये कथन है हेरोल्ड जे लास्की का कि राज्य अधिकारों को जन्म नहीं देता बल्कि उन्हें मान्यता प्रदान करता है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है कि शक्ति के संदर्भ में किया जाने वाला राजनीतिक कार्य राजनीति है। यह परिभाषा किसने दी है? शक्ति के संदर्भ में किया जाने वाला राजनीतिक कार्य राजनीति है। यह परिभाषा है
लॉस वेल्की। अगला प्रश्न है, भारत की संसद मंत्रिपरिषद के कार्यों पर किसके माध्यम से नियंत्रण स्थापित करता है? आपके ऑप्शंस है स्थगन प्रस्ताव, ऑप्शन बी है प्रश्नकाल, ऑप्शन सी है पूरक प्रश्न। तो सही कूट का चुनाव करना है। तो जो भारत की संसद जो है मंत्रिपरिषद के कार्यों पर स्थगन प्रस्ताव, प्रश्नकाल और पूरक प्रश्न के द्वारा नियंत्रण स्थापित करती है। इस प्रकार तीनों ही विकल्प 1, 2, 3 सही हैं। भारत की संसदीय प्रणाली की सरकार सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर आधारित है। इसका यह अर्थ होता है कि मंत्री अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी है। अतः भारत की संसद मंत्रिपरिषद के कार्यों पर स्थगन प्रस्ताव, प्रश्नकाल और पूरक प्रश्न के द्वारा नियंत्रण स्थापित करती है। क्वेश्चन नंबर 42 है, किस एक उपागम की दो मुख्य मांगे थी? प्रासंगिकता और कार्रवाई किस उपागम की दो प्रमुख मांगे थी? तो वो उपागम है उत्तर व्यवहारवाद। प्रासंगिकता और कार्रवाई उत्तर व्यवहारवाद की दो मांगे थे। अगला प्रश्न है, प्रकृति ने मानव को दो स्वामियों सुख और दुख के अधीनता में रखा है। यह विचार है उपयोगितावादी बेंथम का। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। बेंथम की प्रसिद्ध पुस्तकें हैं फ्रेगमेंट ऑफ गवर्नमेंट जो 1776 में पब्लिश हुई थी, और दूसरी पुस्तक है इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मोरल्स एंड लेजिस्लेशन जो फ्रांस की क्रांति के समय यानी 1789 में पब्लिश हुई थी। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्न वक्तव्यों पर ध्यान दीजिए। दो कथन दिए गए हैं और इनके माध्यम से सही उत्तर का चयन करना है। पहला कथन है, भारत संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित होती है। तो पहला ही विकल्प या वक्तव्य कहें गलत है। दूसरा वक्तव्य है, प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। तो ये भी गलत है, यानी स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों ही गलत है। क्योंकि आप जानते हैं कि आर्टिकल 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति का उल्लेख है जो राष्ट्रपति में निहित होता है, और भारत का सर्वोच्च अधिकारी कैबिनेट सचिव होता है जो सचिव सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है, न कि प्रधानमंत्री। इस प्रकार सही उत्तर ऑप्शन डी नाइदर ए नॉर बी सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 45 है कि पूना समझौता पर हस्ताक्षरकर्ता कौन थे? पूना समझौता पर हस्ताक्षर करने वाले थे डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी। पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को डॉक्टर अंबेडकर तथा हिंदूवादी नेताओं के प्रयत्नों से सवर्ण हिंदुओं तथा दलितों के मध्य समझौता किया गया। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को धारित और रक्षित करना यह प्रावधान है किसमें? प्रस्तावना में, नीति निर्देशक सिद्धांतों में, मूल अधिकारों में या मूल कर्तव्यों में?
भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को धारित रक्षित करना यह मूल कर्तव्यों में वर्णित है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के आर्टिकल 263 के अनुसार एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना आर्टिकल 263 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। विकल्प ए सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, कौन सी अंबेडकर की रचनाएं हैं? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट अंबेडकर की रचना है। थॉट ऑन पाकिस्तान भी अंबेडकर की रचना है। राणा डे, गांधी एंड जिन्ना भी अंबेडकर की रचना है। और द बुद्धा एंड हिज दम भी अंबेडकर की रचना है। चारों रचनाएं अंबेडकर की हैं। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट 1936 में आई थी। थॉट्स ऑन पाकिस्तान 1945 में आया था। राणा डे, गांधी एंड जिन्ना 1943 में, और लास्ट में आया था द बुद्धा एंड हिज धम, यानी विकल्प डी 1, 2, 3, 4 सभी अंबेडकर की रचनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, यह किसका कथन है कि द्विसदनात्मक विधायिका ऐसी संसद है जो अपने ही विरुद्ध विभाजित होती है? आपके ऑप्शंस हैं बारकर, गार्नर, हिलक्राइस्ट या ब्राइस। तो ये फेमस कथन है गार्नर का। कि द्विसदनात्मक विधायिका ऐसी संसद है जो अपने ही विरुद्ध विभाजित होती है। 50 और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है कि राज्य के आवश्यक तत्व क्या हैं? तो 4 राज्य के आवश्यक तत्व होते हैं और उसमें आता है टेरिटरी, पॉपुलेशन, गवर्नमेंट एंड सॉवरेनिटी। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार। को सेट ठोक लीजिए, महाकाल का दबा के लाकर सेट ठोक लीजिए।